हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि विश्व का भूगोल जो है रिवीजन सीरीज़ चल रही है और पिछले पिछले वीडियो में हमने अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, महत्वपूर्ण मरुस्थल आज के बारे में पढ़ा था, एशिया के प्रमुख मरुस्थल। आज हम शुरुआत करेंगे वायुमंडल की संरचना, परतें, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे और तमाम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आप लोग फटाफट हमारी इस क्लास से जुड़ जाइए। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए जीएस की रिवीजन के लिए जो सीरीज़ कराई जा रही है और इसकी सभी वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, आधुनिक इतिहास की तथा पॉलिटी की और भारतीय भूगोल की जो है इतनी जो है क्लासें वहाँ पे हमारी अपलोड है। 4 से 5 से 6 क्लास में सभी जो है जीके जीएस की इसको ख़त्म किया गया है। और थोड़े थोड़े देर में आप पूरे 1 घंटे में, मतलब 1 से 1.5 घंटे का पूरा सेगमेंट पड़ेगा। उसमें आप पूरी जो अपनी तैयारी 70 से 80% जीके जीएस की कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जुड़ देखिए और सारे वीडियो को देख के फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में सबसे पहले देखेंगे वायुमंडल की संरचना और परतें। जी हाँ, वायुमंडल की संरचना और परतें की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें बहिर्मंडल होता है, जो कि वायुमंडल का सबसे बाहरी परत जो होती है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है बहिर्मंडल होता है। उसके बाद फिर हमारा आयन मंडल होता है। जी हाँ, आयन मंडल होता है। फिर उसके बाद मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल होता है। फिर उसके बाद हमारा समताप मंडल होता है। जी हाँ, और उसके बाद फिर क्षोभ मंडल होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल जो हमारा है 8 से 13 किलोमीटर के अंदर पर क्षोभ मंडल हमारा होता है। उसके बाद फिर 18 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है। 50 से 80 के बीच में हमारा मध्य मंडल होता है। फिर 80 से लेकर 400 के बीच में हमारा आयन मंडल होता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। और 400 से ऊपर जितने होते हैं सब बहिर्मंडल में आते हैं। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो चलिए फिर हम आगे देखेंगे, ओजोन परत की बात करेंगे। जी हाँ, ओजोन परत जो है हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। जी हाँ, यही समताप मंडल जो है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारे ओजोन परत में पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। जी हाँ, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है और मुख्यतः जो है 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य पर स्थित है। जी हाँ, मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पर स्थित है ये, और ये समताप मंडल में पाया जाता है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अब हम अगला देखेंगे, यहाँ पर उपसौर की बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बने हैं। उपसौर जो है पृथ्वी के सबसे निकट, जी हाँ, पृथ्वी के सबसे जब निकट होता है तो जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट जब होता है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी पृथ्वी जो है जो सूर्य के सबसे दूर होती है, मतलब जब दूर होती है तो उसे सबसे दूर जब होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। तो इस तरह की जो तारीख होती है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को होती है। जी हाँ, 3 जनवरी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं ठंडक होती है उस टाइम पे ज़्यादातर, और वहाँ पे जो है मतलब पृथ्वी के सबसे निकट, मतलब जो है सूर्य जो है पृथ्वी के निकट होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है और उसे उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी से सबसे दूर जो है 4 जुलाई को जो है सूर्य होता है। जी हाँ, पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर कब जो होता है? 4 जुलाई को होता है, और इसको हम अपसौर कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं अप मतलब मतलब अप मतलब ऐसे होता है कि बहुत ऊंचा या लंबा, तो इसे कह सकते हैं कि अप मतलब ज़्यादा दूर है। अप का मतलब आप ज़्यादा दूर से रिलेट कर सकते हैं। तो अप से यहाँ पर आपका सबसे दूर हो जाएगा और 4 जुलाई को होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो और महीने से इसे भी याद रख सकते हैं कि जनवरी का महीना देखो सबसे नज़दीक होता है, साल का सबसे नज़दीक महीना है ये। तो सबसे निकट अगर हो गया तो 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को दिखा रहा है तो सबसे दूर 7वां महीना पड़ता है, तो इसलिए यह हमारा जो है 4 जुलाई को कहलाएगा। तो ये सबसे दूर होता है। तो इस तरह भी रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 21 जून की बात याद करेंगे। 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। जी हाँ, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में बहुत सवाल पूछे गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जाए कौन सा होता है और सबसे छोटी रात, तो 21 जून होता है। जाहिर सी बात है कि अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो वह रात सबसे छोटी होगी। तो यह 21 जून की रात होती है, जो सबसे छोटी होती है, और दिन जो है सबसे बड़ा होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में यह डेट जो है 22 दिसंबर में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, जब हमारे यहाँ बहुत ठंडक पड़ती है तो 22 दिसंबर की रात को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, लेकिन ठीक उसके उलट जो है उत्तरी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। इसी तरह 21 जून को भी दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात होती थी 21 जून के दिन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 जून है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। 22 जनवरी को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात। इसे आप लोग याद रखेंगे। एक उसके बाद हम देखेंगे विषु। विषु घटना होती है जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को घटती है। जी हाँ, 21 मार्च के दिन दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं। जी हाँ, इस समय वो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य जो है एकदम लंबवत चमकता है इसी दिन को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च और दक्षिण गोलार्ध में आपका 23 सितंबर को। तो यहाँ पर इन 2 तारीखों को दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं। कब? 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख वायदा पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, प्रमुख वायदा पेटी के बारे में देखेंगे, थोड़ा हम यहाँ उनके बारे में जानेंगे और यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं, तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रमुख वायदा पेटियाँ हैं और ये जो है 90 डिग्री उत्तर है और 90 डिग्री यहाँ पर दक्षिण है। सबसे ऊपर की बात करेंगे तो उच्च वायदा पेटी होती है। जी हाँ, ये उच्च वायदा जो कि पोलर होता है, यहाँ पर पोलर ध्रुवीय पेटी होती है। ये तापजन्य पेटी होती है। जी हाँ, यहाँ पर उच्च दाब होता है और तापजन्य पेटी कहलाता है। ध्रुवीय पूर्वी पवन यहाँ पर बहती है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये ध्रुवीय पूर्वी पवन यहाँ पर बहती है। उसके बाद उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर सनातन पछुआ पवन। जी हाँ, सनातन पछुआ पवन जो है बहती है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि 35 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में आप यहाँ से कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पछुआ पवनें कब किस अक्षांश में बहती हैं। तो आप देख सकते हैं 35 से लेकर 60 डिग्री के अक्षांश के बीच में हमारी पछुआ पवनें बहती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न उच्च उपध्रुवीय वायुदाब की तरफ बहती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से जाकर ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बहती हैं। कौन सी? हमारे पछुआ पवनें। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें जो हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें यहाँ देख सकते हैं कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य में बहती हैं। और यह जो है भूमध्य रेखीय निम्न उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न दाब या डोलड्रम पेटी की तरफ बहती हैं। तो व्यापारी पवनें जो हमारी ये 5 से लेकर 30 के बीच में बहती हैं, 5 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में। और ये जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब जिसे अक्षांश भी कहा जाता है, वहाँ से लेके ये फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब जिसे डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है, वहाँ की तरफ बहती हैं। डोलड्रम पेटी किसे कहा जाता है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो है होती हैं, इन्हें हम डोलड्रम पेटी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनों की बात करें तो ये भी 5 से लेकर 30 के बीच में, और यह उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ बहती हैं। वही सनातनी पछुआ पवन की बात करें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ वही 35 से 60 के बीच डिग्री अक्षांश के बीच में बहती हैं। और उपध्रुवीय उप पूर्वी पवन जो है यहाँ पर 65 से के बीच में होता है, 65 से ऊपर के बीच में होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने प्रमुख वायुदा पेटियों के बारे में पढ़ लिया बहुत अच्छे से। हमने जान लिया कि पछुआ पवनें 35 से लेकर 60 के बीच में, उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में, और व्यापारी पवनें जो है हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न दाब की तरफ बहती है। और यह 5 से 35 के बीच में बहती है। और जो है डोलड्रम पेटी की बात करें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश डोलड्रम पेटी है। अक्षांश जो है हमारा 30 से 35 है। जी हाँ, 30 से 35 का जो होता है उसे अक्षांश कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये इतनी चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी। यही इतनी चीज़ें हो हमारी जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। अगला हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर कोरालिस बल की तरफ देखेंगे। कोरालिस बल के कारण पवनों की गति जो है उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ हो जाती हैं। तो ये कोरालिस बल के कारण होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे गर्म स्थानीय पवनों की बात करेंगे। जी हाँ, कुछ गर्म स्थानीय पवन हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चिनूक की बात करेंगे, जो कि रागे का पर्वत की पूर्वी ढाल पर यह पाई जाती है। जी हाँ, स्थानीय गर्म पवन है। सिराको जो है उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली, स्पेन में पाई जाती है। फान जो है आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल मुख्यतः स्विट्जरलैंड में। सिसुम की बात करेंगे तो अरब रेगिस्तान में। हबूब की बात करेंगे तो उत्तरी सूडान, खार्तूम में। ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान में। नार्वेस्टर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड में पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। यामों की बात करेंगे तो जापान में। खमसिन जो है मिस्र के उत्तरी भाग में ये पाए जाते हैं। कभी कभी हमारे एग्जाम में मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है, तो अब इसे याद रख लीजिए, यहाँ से हमारे एग्जाम में भी सवाल बनते हैं। अगला हम देखेंगे ठंडी स्थानीय पवन की बात करेंगे। ये मिस्ट्रल जो है फ्रांस और रोन घाटी में बहती है। बोरा की बात करेंगे तो एडियाटिक सागर और पूर्वी तट में। ब्लिजार्ड की बात करेंगे तो उत्तरी
ध्रुवीय क्षेत्र जैसे कि साइबेरिया, कनाडा, यूएसए में ये ब्लिजार्ड बहती हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ चक्रवातों के नाम देखेंगे। कुछ चक्रवात हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो चक्रवात जो है हिंद महासागर में, हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में, टाइफून जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिली जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे, ये प्रमुख चक्रवात थे। अगला हम देखेंगे प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल घटने के क्रम में देखते हैं कि हमारे जो है यहाँ पर 5 महासागर हैं जिनको हम घटते क्रम में देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक है, उसके बाद फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो ये हमारे प्रमुख 5 महासागर हैं जिनको हमने देख लिया है, घटते क्रम में हैं। अब हम यहाँ देखेंगे प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों की बात करेंगे। जी हाँ, कुछ प्रमुख गर्त हैं जिनके बारे में हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि महासागर के सबसे गहरा गर्त कौन है, तो ये मेरियाना गर्त है। जी हाँ, मेरियाना गर्त है जो कि 11,033 मीटर गहरा है। उसके बाद क्यूराइल गर्त भी हमारे महासागर से संबंधित है। करमडेक गर्त भी हमारा जो महासागर प्रशांत महासागर से है। टोंगा गर्त भी हमारे प्रशांत महासागर में ही है, तथा एल्यूसियन गर्त भी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। क्यूराइल गर्त महासागर प्रशांत महासागर, करमडेक प्रशांत महासागर, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर, एल्यूसियन गर्त प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा गर्त की बात करें तो मेरियाना गर्त जो है 11,033 मीटर, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के गर्तों की बात करें तो अटलांटिक महासागर में जो है प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त और सैंडविच गर्त। जी हाँ, सैंडविच, रोमांच और प्यूर्टो जो है आपका अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ रोमांस और सैंडविच खाकर रोमांस रिंकू ने सैंडविच खाकर रोमांस किया। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद सकते हैं कि रिंकू ने सैंडविच खाकर रोमांस किया। तो ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सुंडा गर्त जो है हमारे हिंद महासागर में है। डायमेंटिना भी हमारे हिंद महासागर में है। जावा गर्त भी हमारे हिंद महासागर में है। तो आप लोग इसे हिंद महासागर के जो है सुंडा, जावा, डायमेंटिना, तो ये हमारी 2-3 प्रमुख गर्त हैं, हमारे हिंद महासागर से संबंधित हैं। अब हम यहाँ देखेंगे हिंद महासागर की धाराओं की बात करेंगे। तो कुछ ठंडी जल धाराएँ हैं, तो अब कुछ गर्म हैं। तो ठंडी की बात करेंगे तो सबसे पहले हिंद महासागर की बात करेंगे। यहाँ हिंद महासागर की जलधाराओं की बात करेंगे। तो ठंडी की बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह, तो ये जो है ठंडी जलधारा है। गर्म की बात करेंगे तो विषुवतीय रेखीय धारा, अगलुहास धारा और मोजाम्बिक जलधारा, तो ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। जी हाँ, अगलुहास, मोजाम्बिक और विषुवतीय रेखीय धारा, ये इसकी गर्म जलधारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर की बात करेंगे। जी हाँ, तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं की बात करेंगे तो ठंडी में देखा जाए तो क्यूराइल जलधारा, ओएसयू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा और पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, ये प्रमुख जलधाराएं हैं जो हमारे एग्जाम में 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलान के रूप में या फैक्ट के रूप में। तो आप लोग इसे जरूर याद रख लीजिए। क्यूराइल जलधारा, ओएसयू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। गर्म की बात करेंगे तो उत्तर विषुवतीय रेखा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा, क्यूरेशियो धारा, सुसीमा जलधारा, एल्यूसियन धारा तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है हमारी गर्म जल रेखाएँ हैं, और ये कहाँ से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित, से आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। तो अटलांटिक महासागर में ठंडे जलधाराओं की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेब्राडोर जलधारा, कनारी हो गया, फॉकलैंड, बेंगुला और दक्षिणी अटलांटिक, ये हमारी जो है ठंडी जलधाराएँ हैं। तो ये कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की। तो लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, बेंगुला, दक्षिण अटलांटिक, ये हमारी ठंडी जलधाराएँ हैं अटलांटिक महासागर की। गर्म की बात करेंगे तो उत्तर विषुवतीय रेखा धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा, गल्फ ड्रीम, फ्लोरिडा धारा, नॉर्वे धारा, ब्राज़ील धारा और इरमंगर धारा, तो ये हमारी जलधाराएँ जो हैं ये हमारी गर्म जलधाराओं से संबंधित हैं, ये अटलांटिक महासागर से। तो कौन कौन सी है? इरमंगर, ब्राज़ील, नॉर्वे, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, दक्षिणी विषुवत और उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा, तो ये हमारी अटलांटिक महासागर से संबंधित कुछ प्रमुख गर्म जलधाराएँ जिसे हमने देख लिया। तो यहाँ आप इसे तीनों प्रशांत महासागरों से संबंधित, जो प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से तथा हिंद महासागर से संबंधित जितनी भी जलधाराएँ हैं उसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे काला सागर। जी हाँ, काला सागर से सीमावर्ती देश की बात करेंगे तो काला सागर जो है यूक्रेन से सटा हुआ है, रोमानिया से इसकी सीमा लगती है, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस, तो ये 6 देशों की सीमा जो हमारे काला सागर से लगती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रूस और यूक्रेन, तो ये इसकी 6 जो हैं देश इसके हैं काला सागर से सीमा साझा करते हैं। कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर से लगे देशों की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, रूस है और अजरबैजान है, तो ये 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश हैं। कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान, से आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर
अरब सागर सीमावर्ती देश की बात करेंगे अरब सागर से, तो अरब सागर से उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान सीमा लगती है। फिर उच्च लवणता वाले क्षेत्र की बात करेंगे, उच्चतम लवणता क्षेत्र की बात करेंगे तो तुर्की की वान झील जो कि सबसे ज़्यादा उच्च लवणता वाली झील है और 330% यह इसके अंदर लवणता होती है। मृत सागर की बात करेंगे तो 238% है यह। यूएसए की ग्रेट साल्ट झील की बात करेंगे तो 220% यह लवणता वाली झील है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। मृत सागर के सीमावर्ती देश की बात करेंगे, जी हाँ, मृत सागर की बात करेंगे तो एक तरफ इजराइल और जॉर्डन, ये इसके 2 देश हैं जो इसे सीमा साझा करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे नदियों की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि 6,650 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद हमारी अमेजन नदी जो कि 6400 किलोमीटर है। फिर यांगत्ज़ी नदी जो कि हमारे चीन में पड़ती है 6300 किलोमीटर। उसके बाद मिसिसिपी जो हमारी उससे में यह 6270 किलोमीटर। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि विश्व की 4 प्रमुख नदियां हैं, जो कि सबसे पहले चीन है और नील है 6,650 किलोमीटर, अमेजन है 6400 किलोमीटर, यांगत्ज़ी है 6300 किलोमीटर और मिसिसिपी है 6270 किलोमीटर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि लंबी नदी की अगर बात की जाए तो नील नदी है और प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए कि मतलब कितने क्षेत्रों में बहती है ये, तो वहाँ पर अमेजन नदी है जो सबसे बड़ी है। यांगत्ज़ी नदी की बात करेंगे तो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लंबाई इसकी जो है 6300 किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्र चीन है, मोहाना जो इसका प्रशांत महासागर, इसे आप लोग याद रखेंगे। मेकांग नदी की बात करेंगे, यहाँ पर मेकांग नदी के बारे में देखेंगे तो उद्गम इसका तिब्बत के पठार से है, अपवाह क्षेत्र जो है चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में है, मोहाना जो है दक्षिणी चीन सागर में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मोहाना, दक्षिणी चीन सागर, इसे आप लोग याद रखेंगे। साल्विन नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम जो तिब्बत से है, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करती है। मोहाना जो है हिंद महासागर है, वर्तमान की खाड़ी से कहा जाता है। आमूर नदी की बात करेंगे तो चीन और रूस के बीच है सीमा का निर्माण करती है। मोहाना इसका जो है प्रशांत महासागर, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे वोल्गा नदी की बात करेंगे। वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई पहाड़ियों से है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और मोहाना इसका जो है कैस्पियन सागर है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डेन्यूब नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल जर्मनी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कही जाती है। पहली लंबी नदी वोल्गा नदी, दूसरा डेन्यूब नदी, उसका मोहाना जो है काला सागर है। तो वोल्गा नदी का कैस्पियन सागर है और डेन्यूब नदी का काला सागर, इसे आप लोग याद रखेंगे। यूराल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम जो है दक्षिणी यूराल पर्वत पे है, मोहाना इसका कैस्पियन सागर है। नीपर नदी की बात करेंगे तो उद्गम इसका मॉस्को का पश्चिम भाग, मोहाना इसका काला सागर है। ड्राइन नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्विस आल्प्स पर्वत है, भ्रंश घाटी में बहती है, यूरोप का सबसे व्यस्त अंतस्तरीय जलमार्ग, मोहाना उत्तरी सागर में स्थित है ये। तो राइन नदी जो है यहीं पर यूरोप का सबसे व्यस्त अंतस्तरीय जलमार्ग भी स्थित है राइन नदी पे। नील नदी की बात करेंगे उसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में है, विश्व की सबसे लंबी नदी, इसका मोहाना जो है भूमध्य सागर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लिम्पोपो नदी की बात करेंगे तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये लिम्पोपो नदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कांगो जायरे नदी की बात करेंगे, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आप जानते हैं कि यह कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, तो ये आपकी मकर रेखा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ देखा हमने कि कर्क, विषुवत और मकर, तो कर्क रेखा को हमारी माही नदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 बार काटती है। उसके बाद ये आपकी लिम्पोपो नदी जो कि यहाँ पर कांगो जायरे नदी जो कि विषुवत रेखा को काटती है, फिर ये हमारी लिम्पोपो नदी यहाँ पर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी की बात करेंगे तो विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, करीबा बांध का निर्माण भी इस नदी पे हुआ है, जाम्बेजी नदी पे। मिसिसिपी की बात करेंगे तो इसका उद्गम इटास्का झील से है, मोहाना जो मैक्सिको की खाड़ी, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी नदी में हुआ है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की बात करेंगे तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर के बारे में जानेंगे, फटाफट यहाँ रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। वाशिंगटन जो है हमारे पोटोमैक नदी के किनारे है, लंदन जो है टेम्स नदी किनारे, पेरिस फ्रांस में जो सीन नदी किनारे, बर्लिन जर्मनी में जो स्प्री नदी किनारे है, बगदाद इराक जो है टिग्रिस नदी के किनारे है, रोम इटली जो है टाइबर नदी के किनारे है, असवान मिस्र जो है नील नदी के किनारे, खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे, वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी किनारे, बेलग्रेड सर्बिया डेन्यूब नदी किनारे, बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी किनारे, वान जर्मनी राइन नदी के किनारे, काहिरा जो मिस्र है नील नदी के किनारे, मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, न्यूयॉर्क यूएसए हडसन नदी के किनारे, कीव यूक्रेन नीपर नदी के किनारे, लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के किनारे, कराची पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे।
रॉटरडम की बात करेंगे तो रॉटरडम नीदरलैंड राइन नदी किनारे, नोम पेन कम्बोडिया मेकोंग नदी, मैड्रिड स्पेन मेंजेनडेस नदी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी, शंघाई चीन यांगटीसी कियांग नदी, बैंकॉक थाईलैंड मेनाम चाओ फ्राया, हनोई वियतनाम रेड रिवर, यांगून म्यांमार इरावदी नदी किनारे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख द्वीप हैं, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन, फिर न्यू, फिर बोर, फिर मेडा। तो ग्रीन, न्यू, बोर, मेडा, ग्रीन, न्यू, बोर, मेडा। तो आप इसे याद रखेंगे कि लास्ट में मेडा है, फिर ग्रीन है। तो ग्रीन, न्यू, बोर, मेडा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे जापान के 4 द्वीपों उत्तर से दक्षिण क्रम। यहाँ जापान के 4 द्वीप जो हैं उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इसके क्रम के उत्तर से दक्षिण क्रम है। यहाँ उत्तर, यहाँ पर होकाइडो, फिर आपका होन्शु, फिर शिकोकू, फिर कोइशु। तो सबसे छोटा जो है कोइशु है, और यही जो है सबसे क्या नाम है दक्षिण में है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है होन्शु द्वीप पर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करें तो सुमात्रा सबसे पहले है, उसके बाद जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बोक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि सुमात्रा सबसे पहले, यहाँ पश्चिम से पूर्व पूछा हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। तो सुमात्रा, फिर फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। तो इसे आप याद रखेंगे, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करेंगे तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की तो माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व के प्रमुख झीलों की बात करेंगे, हम यहाँ देख लेंगे फटाफट, हम प्रमुख झीलों के बारे में देख लेंगे। तो सुपीरियर झील जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, ह्यूरॉन झील है यूएसए और कनाडा के बीच में, ओंटारियो झील जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, इरी झील जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक जो है यूएसए में है। कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। अरब सागर की बात करेंगे तो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। विक्टोरिया जो है केन्या, उगांडा, तंजानिया में है। टिटिकाका जो है बोलिविया, पेरू में है। आयर जो है ऑस्ट्रेलिया में है। बैकाल जो है ओनेगा और लेडोगा रूस में है। विनिपेग जो है थपास्का, ग्रेट स्लिएप, ग्रेट बियर, मैनिटोबा, रेंडियर, सब झीलें कनाडा में हमारी है। बालखस की बात करेंगे तो कजाकिस्तान में है। बृहद झील जो है ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करेंगे तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व का क्रम है और इसकी एक ट्रिक भी है, सुपर मिशन है रे आंटी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सुपर से सुपीरियर, मिशिगन, है से ह्यूरॉन, ई से इरी और आंटी से ओंटारियो। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली स्थित झील ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना में है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका में है। और विश्व की सबसे खारी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक खारी झील वान झील जो तुर्की में है, 330% इसका लवणता है। विश्व की सबसे नीची झील जो है मृत सागर। झीलों की वाटिका फिनलैंड, 1000 झीलों का देश फिनलैंड। इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे। विश्व के प्रमुख जलप्रपात जो हैं हमारे अब यहाँ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और उसके बाद अगले क्लास में हम प्रमुख जलप्रपात हो गए और जल संधियाँ हो गए, जल नमरूमत हो गए, प्रमुख बांध हो गए, उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें हो गई। आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसकी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।